गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज जो है आप सेट लगाइए फिर से और देखिए कि कितना सही हो पा रहा है। अपना मूल्यांकन खुद ज़रूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बिहार जो सचिवालय सहायक का है वो जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और सेट लगाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना 100% है। तो आप लगातार जो है बने रहिए और इसका आंसर लगाते रहिए। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान साइक्लोन का नाम यानी शीतरंग किस देश ने रखा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। थाईलैंड जो है रखा है शीतरंग जो है, जो कि साइक्लोन का नाम है, वह थाईलैंड के द्वारा रखा गया। यह साइक्लोन जो है शीतरंग 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से के तट से टकराने की संभावना जताई गई है और इसकी जो स्पीड होगी लगभग 110 किलोमीटर पर घंटा होगी। ध्यान रखिएगा 110 किलोमीटर पर घंटा होगी। साथ ही आशंका जताई गई कि हल्की बारिश होगी। और देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन का अलग अलग भी नाम दिया गया है, जिसमें हरिकेन जो कि या टॉर्नेडो जिसे बोलते हैं वह यूएसए में आती है और उसी तरह से टाइफून चीन में आती है। हिंद महासागर में ट्रिपल साइक्लोन ईटीसी यानी इत्यादि बहुत तरह के साइक्लोन हैं जो कि समय समय पे आती है और जिनका अलग अलग देशों जो है अपने तरीके से उसका नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा चक्रवाती तूफान साइक्लोन का जो नाम है शीतरंग वह थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस पड़ोसी देश ने को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका जो है हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। म्यांमार हो जाएगा आंसर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का मतलब फुल फॉर्म हुआ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि 21 अक्टूबर को जो है ये शामिल किया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें शामिल करने के लिए जो वहाँ के जिस देश को शामिल किया जाता है वहाँ पे कुछ सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता है, इसके कारण जो है वहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ब्लैक लिस्ट में जो है शामिल किया गया था 2021 में, और वहाँ जो म्यांमार में तख्ता पलट के बाद इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया और फिर ग्रे लिस्ट से हटाकर इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। और इसका कारण क्या है, तो इस देश में जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है। साथ ही इससे इस मनी लॉन्ड्रिंग होने का जो शक पैदा होती है, इसके आधार पर इन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और जब ये प्रूफ हो जाती है कि इन्होंने ये सही में किया है इस तरह से, तो इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। इसके नुकसान ये हैं कि इन्हें जो विदेशी कर्ज है वो नहीं मिल पाता है, और कई शर्तों के साथ अगर मिलता भी है तो कई शर्तों के साथ इन्हें कर्ज दी जाती है। और ब्लैक लिस्ट में होने पर इन्हें 100% है कि अब कोई लोन भी नहीं देगा। और साथ ही जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस देश में वो क्या करती हैं, कंपनी छोड़ देती है, अपना कारोबार को बंद कर लेती है। तो ध्यान रखिएगा ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया किसको, तो म्यांमार को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। ध्यान रखिएगा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और कह रहा है कि बाहर निकाल दिया, यानी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन फिर क्या है कि इन्हें बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान को वर्ष 2018 में ही शामिल किया गया था ग्रे लिस्ट में। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इन्होंने लगभग 14 वर्ष में 3 बार इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया और फिर समय समय पर इन्हें बाहर भी निकाल दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर 2022 को ग्रे लिस्ट से जो है पाकिस्तान को मुक्त कर दिया गया, यानी बाहर निकाल लिया गया। और FATF यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 39 है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस में है। और इसकी स्थापना जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। और यह अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, और जिसमें कि इसका जो मुख्य काम है कि आतंकी फंडिंग को रोकना, साथ ही खतरों के मुकाबला करने के लिए जो है बनाया गया है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि समय समय पर सबकी निगरानी करती है और उस देश को ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, पाकिस्तान को जो है अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे किस देशों को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, बाहर निकालता है और शामिल भी करता है जो उनकी शर्तों को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है किसको शामिल भी किया गया है अक्टूबर 2022 में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, DRO, कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों देशों को जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और शामिल करने का मुख्य आधार यही है कि वहाँ पे जो है शासन सही से नहीं चल पाता है और मनी लॉन्ड्रिंग होने लगती है, तो इससे जो है अन्य सभी देशों को भी खतरा होता है। तो इसके आधार पे जो है इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कांगो की जो राजधानी है वह किसाना है। ध्यान रखिएगा, किसाना, इसका मुद्रा क्या है तो क्रोगोलेस क्रोन, ध्यान रखिएगा, क्रोगोलेस फ्रैंक है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा जो है कांगो का क्रोगोलेस फ्रैंक है। और दूसरा जो है मोजाम्बिक, इसकी जो है राजधानी कहाँ है तो मापुटो, और मापुटो मेटिकल इसकी मुद्रा है। मापुटो इसकी राजधानी है और मोजाम्बिक मेटिकल जो है इसकी मुद्रा है। किसकी तो मोजाम्बिक की। और तंजानिया की जो है राजधानी कहाँ है तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया का जो मुद्रा है वह तंजानिया शिलिंग है। ध्यान रखिएगा, तंजानिया शिलिंग। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या किया गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस राज्य सरकार ने CBI से वापस ली गई सामान्य सहमति जनरल कॉन्सेंट को अक्टूबर 2022 में फिर से बहाल कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा CBI से वापस ली गई सामान्य सहमति जनरल कॉन्सेंट को बहाल कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2020 को जो है CBI से जनरल कॉन्सेंट वापस ले लिया गया, यानी सामान्य सहमति को वापस ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि राज्य में जो है CBI जब भी जांच करेगी तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन जब ये जो है पुनः एकनाथ शिंदे की सरकार के द्वारा जनरल कॉन्सेंट यानी सामान्य सहमति को बहाल कर दिया गया है। अब जो है CBI बिना किसी राज्य की अनुमति से जांच कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में CBI से वापस ली गई सामान्य सहमति जनरल कॉन्सेंट को फिर से बहाल कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को मंजूरी दे दी गई है। तो आंसर इसका जो है पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। पंजाब सरकार के द्वारा अब जो है वहाँ पे पुरानी पेंशन योजना को बहाल की मंजूरी दे दी गई है। 21 अक्टूबर 2022 को यह मंजूरी दे दी गई। साथ ही अगर हम देखें तो यह कैबिनेट में बैठक बुलाई गई थी और वहाँ पे फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा, 2004 से जो है पुराना पेंशन को जो बंद कर दिया गया था और इसके जगह पे राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू किया गया था, लेकिन अब पुनः दोबारा जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार इस पेंशन को वापस लेने की घोषणा कौन सा राज्य किया था तो प्रथम बार जो है घोषणा छत्तीसगढ़ किया, फिर दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे स्थान पे राजस्थान और पंजाब। तो पंजाब ने पूरी तरह से स्कीम को लागू भी कर दिया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अक्टूबर 2022 में स्वदेशी निर्मित न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किस क्लास की मिसाइल है, परीक्षण किया, यह किस क्लास की मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा अग्नि क्लास, आंसर नंबर डी। ठीक है, अग्नि क्लास, यह मिसाइल अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है और ये जो है 21 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, न्यू जनरेशन का है तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि यह श्रृंखला की कौन सी मिसाइल है, तो छठी। ध्यान रखिएगा, यह अग्नि क्लास की छठी जो है मिसाइल है श्रृंखला की और 21 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा से सफल परीक्षण भी कर दिया गया। आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, यानी कौन सा राज्य करेगा। आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा।
केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को इंडिया यूथ गेम्स की घोषणा की गई। और साथ ही ये कौन कौन से शहर में होगा, तो ध्यान रखिएगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, मंडला, बालाघाट, इन सभी जो है जगहों पे इसका आयोजन होगा। और यह 31 जनवरी से जो है 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह दिवस जो है प्रथम बार 24 अक्टूबर 1948 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और इसके न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है। और इसके सदस्य देश की संख्या अगर देखा जाए तो 193। संयुक्त राष्ट्र जो है उसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी भाषा क्या है, तो इसमें 6 भाषा है, जैसे चीनी, अरबी, इंग्लिश, रूसी, स्पेनिश, फ्रांसीसी। इन भाषाओं में जो है संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम होता है उनमें इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और प्रथम बार कब मनाया गया था, 1948 में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला क्वेश्चन है कि एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में जो है 22 का वह कौन पहले स्थान पे है। ठीक है, एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 में कौन पहले स्थान पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शिव नाडर। ऑप्शन नंबर हो गया डी। ध्यान रखिएगा शिव नाडर जो है वह HCL कंपनी के संस्थापक हैं। और शिव नाडर का जन्म जो है 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु शहर में हुआ था। और ध्यान रखने की बात है कि ये प्रत्येक वर्ष जो है शिव नाडर के द्वारा 1161 करोड़ रुपये दान में दे देते हैं। और जो है यह देश के सबसे परोपकार व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान पे आए हैं। अगर देखा जाए अमीरों की सूची में तो दुनिया के अमीरों की सूची में इनका 60वां स्थान है। अमीरों की सूची में 60वां स्थान है किसका, तो शिव नाडर का। और यह सबसे पहले स्थान पे है एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में, क्योंकि इन्होंने क्या करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 1161 करोड़ रुपये जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं में यानी दान दे देते हैं, जिसके कारण इन्हें पहले स्थान पे रखा गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, तो आप इतना ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की सबसे कम समय तक PM रहने का रिकॉर्ड के साथ किसने अक्टूबर 2022 में इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन का जो है सबसे कम समय तक PM रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा लीज ट्रेस। ठीक है, लीज ट्रेस जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। लीज ट्रेस सबसे कम समय तक, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 44 दिन में ही PM पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का कारण ये रहा कि इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो है इस्तीफा देने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनेंगे ब्रिटेन के, तो इन्हें इसमें जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता हैं जो कि ऋषि सुनक हैं, शायद इनके दावेदार हैं। अब देखिए कि क्या होता है, ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, तो ये आगे की बात है। तो ध्यान रखिएगा 44 दिन ही मात्र PM पद पे रही कौन, तो लीज ट्रस। और इन्होंने अक्टूबर जो है 22 में इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आंसर हो जाएगा इसका गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में किया गया। 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक यह चलेगा। और यह जो है 12वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ, तो गांधीनगर गुजरात में। इसका थीम क्या है, तो पाथ टू प्राइड। ध्यान रखिएगा पाथ टू प्राइड। इसमें जो है भारत में जो भी डिफेंस एक्सपो में जो प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र साथ ही जो हेलीकॉप्टर्स होंगे वो सभी के सभी भारतीय होंगे, यानी कहने का मेड इन इंडिया बने होंगे।
मेड इन इंडिया उपकरण का ही इस डिफेंस एक्सपो में प्रयोग किया जाएगा। यह 12वां संस्करण है। कहाँ पे होगा आयोजन? तो गांधीनगर गुजरात में। आंसर नंबर इसका जो है डी हो गया। अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए कि करेंट अफेयर्स और जीके जीएस जो है हम आपको देते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं जो कि 100% जो है वो आने की संभावना रहती है एग्जाम में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन के दौरान किस एयरक्राफ्ट का उद्घाटन आवरण किया है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका HTT-40 यानी HTT 40। आंसर नंबर ए हो गया। अब देखिए क्या है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। यह स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और साथ ही बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है और इसकी स्पीड जो है लगभग 450 किलोमीटर पर घंटा होगी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर घंटा होगी। और डिफेंस एक्सपो में उद्घाटन किया है तो किस एयरक्राफ्ट का आवरण किया है? तो ध्यान रखिएगा HTT यानी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में नए एयरबेस का आधारशिला रखी है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नए एयरबेस बनाए जाएंगे और उसकी आधारशिला गुजरात में रखी गई है। तो आंसर इसका हो जाएगा बनासकांठा। आंसर नंबर डी, बनासकांठा जो है गुजरात में है और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई है। ध्यान रखिएगा, इस एयरबेस का लागत कितना है? तो 1000 करोड़, लगभग 1000 करोड़ इस पे खर्च किया जाएगा। साथ ही इस एयरबेस का एरिया की बात की जाए तो इसमें 4500 एकड़ ज़मीन जो है आवंटित की जाएगी और यह जो है बांसकांठा, ध्यान रखिएगा बनासकांठा का जो जिला है उसके बनासकांठा जिले के दीसा में बनेगा। ध्यान रखिएगा बनासकांठा के दीसा नामक जगह है, वहाँ पे जो है नए एयरबेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा, कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। आंसर नंबर सी हो गया। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को अक्टूबर 2022 में। ध्यान रखिएगा, यह जो है भारतीय सम्मान यानी पद्म भूषण, ये भारत के सर्वोच्च तीसरे नागरिक सम्मान हैं और यह जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है, यानी 26 जनवरी को घोषित किया जाता है। और यह अवार्ड देश के बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है जिन्होंने कि देश में बहुमूल्य योगदान दिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2022 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितनी वृद्धि कर जो है कीमत 2125 रुपये तय की गई है? आंसर जो है इसका हो जाएगा 110। आंसर नंबर 110। अब जो है 110 न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 110 रुपया वृद्धि करके 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया 110 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2022 में सरसों यानी सफ़ेद सरसों और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कितनी वृद्धि की गई है, जिसका कि अब निर्धारित किया गया है 5450 रुपये। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा 400, यानी जो सफ़ेद सरसों हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाकर 5450 रुपये तय की गई है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह फैसला जो है केंद्रीय कैबिनेट में की मीटिंग बैठाकर जो है 18 अक्टूबर 2022 को लिया गया। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन गुजरात के किस नगर में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन गुजरात के किस नगर में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अडालज। ऑप्शन नंबर सी, अडालज नगर जो है गुजरात का एक शहर है और वहीं पे जो है किया गया है। इसकी कुल लागत जो है 10,000 करोड़ होगी। ध्यान रखिएगा। और ये जो है स्कूल
मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो किया गया, इसमें जो है स्कूल पे खर्च किया जाएगा। साथ ही इसमें व्यवस्था ये की जाएगी कि जो भी स्टूडेंट के लिए होगा, शिक्षा व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, प्रयोगशालाएँ, इन सभी को बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसमें कितनी खर्च हो जाएगी, तो 10,000 करोड़ रुपये खर्च की जाएगी। गुजरात के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। और राजधानी गांधीनगर। और इनके राज्यपाल कौन हैं गुजरात के, तो आचार्य देवव्रत। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस नगर में किया है, तो अडालज। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो मिशन लाइफ का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा। गुजरात में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया गया है। पीएम के द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को एकता नगर में यह मिशन लाइफ का उद्घाटन किया गया। मिशन लाइफ अगर है क्या, तो ध्यान रखिएगा, यह पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बचाने के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट है, जिसके द्वारा दुनिया के अनेक देशों ने इसमें भाग लेते हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा, गुजरात। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका राजकोट में। आंसर नंबर डी हो गया, राजकोट। ध्यान रखिएगा, राजकोट में 19 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया और यह 19 से 21 तक आयोजित होगी। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन राजकोट में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख किसे चुना है। आंसर जो है इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा कौस्तुभ कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को बनाया गया, यानी चुना गया है। यह जो है घोषणा कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा की गई कि जेपी मॉर्गन का नया प्रमुख कौस्तुभ कुलकर्णी को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने पद संभालने के 43 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा इसका सुएला ब्रेबरमैन। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सुएला ब्रेबरमैन जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह मंत्री हैं और इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया है 43 दिन बाद ही, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दिया तो इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया, सुएला ब्रेबरमैन। और यह 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने क्या किया, 43 दिन ही इस पद पर बने रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव किसने जीता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो है किसने चुनाव जीता है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। आंसर नंबर सी हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इन्होंने शशि थरूर को 7,000 वोट से हराया। और ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म जो है 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले में हुआ था। ये भी एक किसान परिवार से थे। तो ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे किस जगह से रिलेट करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक के बीदर जिले से। कर्नाटक का एक बीदर जिला है, वहीं से जो है ये रिलेशन है इनका। और इन्होंने किसे हराया, तो ध्यान रखिएगा, शशि थरूर को 7,000 वोट से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल की 9वीं महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संबोधित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत। आंसर हो जाएगा भारत। इंटरपोल की 90वीं महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में संबोधित किया, तो भारत में ही संबोधित किया है। इंटरपोल में टोटल अगर देशों की संख्या देखा जाए तो 195 देश हैं और इसमें जो है इसमें 195 इंटरपोल में जो है 195 देश के जो देश के मंत्री होते हैं, देश के प्रमुख होते हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री, ब्यूरो, पुलिस अधिकारी, इन सभी को बुलाया गया और 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया।
और ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल की जो बैठक है यह लगभग 25 वर्षों बाद हो रही है इंडिया में, यानी 25 वर्ष तक जो है हाल में नहीं हुआ था और आखिरी बार 1997 में हुई थी। इंटरपोल की स्थापना जो है वह 1923 ईस्वी में मतलब किया गया था और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस में है, लियोन में। और इसका जो है भारत सदस्य कब बना इंटरपोल का, तो ध्यान रखिएगा भारत जो है इंटरपोल का सदस्य 1949 ईस्वी में बना था। ध्यान रखिएगा 1949 ईस्वी में इंटरपोल का सदस्य बना भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बात बताया जा रहा है वह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब उससे वीवीआई जो है वो है टॉपिक है, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में आए, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा और ज़रूर इसे ध्यान के रख के हर एक बात को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो आंसर हो जाएगा बारबरा डी मेटकॉफ। आंसर नंबर ए हो जाएगा बारबरा डी मेटकॉफ। ध्यान रखिएगा आंसर जो है ये हो गया ए नंबर। 17 अक्टूबर 2022 को बारबरा डी मेटकॉफ को जो है इंटरनेशनल एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है बारबरा डी मेटकॉफ ये कैलिफोर्निया में हिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खांसी हो गया थोड़ा सा। करा कि स्वीडन का नया पीएम किसे चुना गया है, ध्यान रखिएगा स्वीडन का जो नया प्रधानमंत्री चुना गया है वह चुना गया है उल्फ क्रिस्टसन। आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा। उल्फ क्रिस्टसन को स्वीडन के नए पीएम के रूप में चुना गया। 17 अक्टूबर 2022 को चुना गया है। ध्यान रखिएगा कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। ध्यान रखिएगा स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत के कितने राज्यों में G20 की मीटिंग आयोजित की जाएगी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कितने राज्यों में G20 की मीटिंग आयोजित की जाएगी। आंसर नंबर देखिए इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक इन 4 राज्यों में जो है G20 की मीटिंग की जाएगी। इसमें जो है विश्व के धरोहर स्थलों में भारत के जो धरोहर स्थल चुने गए हैं उसमें से ताजमहल को चुना गया है, आगरा का किला चुना गया है जो कि दोनों यूपी में है। दूसरा जो है खजुराहो के हिंदू जैन मंदिर है जो कि एमपी में है। और तीसरा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है और हम्पी का स्थल जो कि कर्नाटक में है। तो आंसर नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। G20 की मीटिंग आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। करे भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। आंसर नंबर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है, यानी भारत का पहला शहर है और इकलौता शहर है अभी तक जिन्होंने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीत लिया है। ध्यान रखिएगा यह अवार्ड जो है 14 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद ने जीता और यह एक तो इकलौता शहर है, आपको बता दिए हैं। ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में जीता है। राजधानी ध्यान रखिएगा तो हैदराबाद और सीएम कौन है तो चंद्रशेखर राव। ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पशुपति मंदिर जो है में चोल काल का शिलालेख प्राप्त हुआ। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह चोल काल में यहाँ से कुछ शिलालेख प्राप्त हुए थे।
पूछा गया कि यह मंदिर किस राज्य में है। आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में जो है यह चोलकाल के शासनकाल में बनाया गया था और यहाँ पे भगवान शिव को, ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पे जो शिलालेख मिले थे उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो है चोलकाल में मिले हैं और उसमें इन सभी का जो है प्रदर्शन किया गया, यानी इस शिलालेखों में जो है चोल काल के जो उस समय व्यवस्था थी उन सभी का वर्णन है, साथ ही कब बना इसका भी दर्शाया गया है। तो आंसर जो है पूछा गया कि किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। पशुपति मंदिर जो है चोल काल में बनाया गया था, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए ने क्लूज सेंटर स्थित दक्षिणी देशों की सांस्कृतिक संबंधी क्लूज पीठ में किस भारतीय को नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा दीपक नैयर, आंसर नंबर सी हो गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ध्यान रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यह अमेरिका में है और कह रहा है कि क्लूज सेंटर स्थित दक्षिणी देशों की संस्कृति संबंधी क्लूज पीठ में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो दीपक नैयर को। यह जो है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इन्होंने जो है यह लाइब्रेरी जो है कहाँ का तो है, यूएसए का है। दीपक नैयर जो है 1986 से 2001 तक जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं। अब जो है इन्होंने रिटायर हो गए हैं, तो इन्हें जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो है मतलब वहाँ के संस्कृति संबंधी क्लूज पीठ में भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका जो है दीपक नैयर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है और इसकी जो है राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। और यहाँ का मुद्रा क्या है यूएसए का, तो डॉलर है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कुछ कमी रह गई तो उसका भी आप ज़रूर बताइएगा ताकि सुधार कर पाएँ। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।